नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण ले लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आगरा में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। एक ही गांव में ये तीनों लोग रहते थे जिनकी मौत हुई है। माना जा रहा है कि इन्होंने शराब का सेवन किया था। हालांकि 2 लोगों का अंतिम संस्कार परिवार ने कर दिया, लेकिन एक जो व्यक्ति है उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि इस मौत का स्पष्ट कारण जो है वो सामने आ जाए कि आखिर किस वजह से ये तीनों की मौत हुई है। डॉकी इलाके की बात करेंगे। कलारा गांव जो है आगरा का, वहां का ये मामला है। आरिफ, अभी तक कुछ सामने आया क्या? क्योंकि एक ही गांव में 3 लोगों की जान चली गई। अचानक से तो नहीं हुआ होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो थोड़ा सा संदेह पैदा करे। बिल्कुल जीनत, कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत एक ही गांव में हुई है। हालांकि जो परिजन है उन्होंने 2 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन जब पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस ने एक जो तीसरा शख्स है उसका शव कब्जे में लिया, उसको पोस्टमार्टम में भेज दिया है। देखिए, आगरा के एसएसपी का कहना ये है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि तीनों की डेथ कैसे हुई है। लेकिन जो जानकार बता रहे हैं, जो सूत्रों जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से तीनों की मौत होने की आशंका है। लेकिन अभी ये सिर्फ हवा में चल रहा है, चर्चा चल रही है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्लियर नहीं आएगी परिवार ने तो कुछ बताया होगा। परिवार ने किसी परिवार से तो कुछ पूछा होगा। परिवार ने कुछ कहा, किसी ठेके का जिक्र हुआ, उन्होंने शराब पी, लास्ट टाइम क्या खाया क्या पिया, अचानक ही मौत हो गई, क्या वो बीमार थे? ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो कि जिसके जरिए समझा जा सकता है। देखिए जीनत, अभी परिवार वाले बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं है, अभी बच रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद चूंकि जैसे जैसे जानकारी आ रही है वैसे लोग घर वाले बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी गांव पहुंचने वाला हूं 2 मिनट के अंदर, उसके बाद पता चल पाएगा कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो जानकारी दी गई है, बताया जा रहा है कि शराब पीने से ही उनकी मौत हुई है। लेकिन अभी ये सिर्फ हवा हवाई है, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद परिजन आएंगे, उसके बाद एकदम स्पष्ट बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। चलिए, आप जब गांव पहुंचेंगे परिवार वालों से बात करेंगे, अपडेट्स हम आपसे तब लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करेंगे स्कूलों की। तो यूपी में आज कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। बच्चे लंबे समय बाद स्कूल जा रहे हैं। स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा। सरकार ने भले ही स्कूल खोलने का फैसला लिया है, लेकिन परिवार जो है जब तक इजाजत नहीं देता स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। स्कूल में एनओसी जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने छात्रों का स्कूल आना अनिवार्य नहीं किया है। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद फिर से स्कूल बंद कर दिए थे। इससे पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में पढ़ाई चालू हो चुकी है और इसके लिए सरकार ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने के लिए इजाजत दी थी। और अलग अलग जगहों पे हमारे सहयोगी हैं, उनसे बात करते हैं। स्कूल कितने तैयार हैं, पेरेंट्स कितने तैयार हैं। प्रशांत पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सर्वेश दुबे प्रयागराज से, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से, अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मैं लखनऊ से ही चाहूंगी कि इसकी शुरुआत की जाए। आप इस वक्त क्या किसी स्कूल के आसपास हैं? वहां पर क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बच्चे नजर आ रहे हैं, स्कूल कितने तैयार हैं? निश्चित रूप से अगर बात करें, इस समय हम राजधानी लखनऊ के एक निजी स्कूल में हैं और अगर बात करें, हमारे साथ तमाम बच्चे हैं जो आ चुके हैं। यहाँ पर असेंबली हो चुकी है। असेंबली को क्लास में ही करना है, तमाम यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। हम इनसे जानेंगे, आज आप स्कूल इतने दिन बाद आए हैं, अगर बात करें आपसे तो ऑफलाइन क्लासेस के बाद में, ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब ऑफलाइन क्लासेस, कैसा लग रहा है आपको? सर हैप्पी लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस सर। पेरेंट्स ने कंसर्न दी? यस सर। खुश हैं आप स्कूल आकर? यस सर। आपसे अगर बात करें तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतने दिनों बाद स्कूल आई हूँ। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो अब यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पढ़ाई भी अब मैं चाहती हूँ कि अच्छे से हो। अगर बात करें तो यहाँ पर और छात्र हैं, हम उनसे जानेंगे। अगर आपसे जाने कैसा लग रहा है स्कूल आके, अब आप सीधे अपने टीचर्स के साथ जुड़ पाएंगे। ऑनलाइन में भी जुड़ते थे, लेकिन क्या दिक्कत होती थी?
नहीं, दिक्कत नहीं होती थी। आई थिंक ऑफलाइन क्लासेस इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हमारी सिर्फ मेंटल स्किल्स डेवलप होती थी, लेकिन हमें हेल्दी रहने के लिए हमें अपनी बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस स्टूडेंट ने कही है कि मेंटल हेल्थ जो है बच्चों की, खास तौर से फिजिकल हेल्थ, सब बहुत डिस्टर्ब थी। प्रयागराज से भी हमारे साथ उपेंद्र सर्वेश हैं। सर्वेश, प्रयागराज में कैसा असर नजर आ रहा है? देखिए, सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजरूपुर इलाके में सरस्वती शिशु मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जा रहा है। गोले बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, किस तरह से तैयारी की गई है। उन पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। तमाम वो यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि बच्चे यहाँ पर आए तो कोविड से पूरी तरह से सुरक्षित रहें। और बच्चों के हाथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके पास सहमति पत्र भी है उनके अभिभावकों का। तो इस तरह का एक सहमति पत्र लेकर बच्चे यहाँ पर स्कूल में आ रहे हैं और उनसे तमाम चीज़ें जो है वो उनसे जो है जो पूरा कोविड गाइड है उसका जो है पालन कराया जा रहा है, ताकि किसी तरह का संक्रमण न फैले। हमारे साथ प्रिंसिपल वागीश मिश्रा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है कि कोविड गाइडलाइन का पालन हो सके? अपने विद्यालय में हमने प्रदेश सरकार के अनुसार जितनी भी प्रकार की गाइडलाइन है, हमने पूरे मानकों का पालन किया है। अपने यहाँ विद्यालय में सबसे पहले हमने पूरे विद्यालय को सैनिटाइजर से के द्वारा, जो मशीन है सैनिटाइजर मशीन के द्वारा हमारे कर्मचारी पूरे परिसर को सैनिटाइज करते हैं। उसके पश्चात विद्यालय में मास्क और ठीक, तो कुल मिलाकर तैयारियां जो हैं वो कर रहे हैं। उपेंद्र, जरा हमें बनारस का हाल बताइएगा। देखिए, मैं बनारस में सनबीम अन्नपूर्णा में खड़ा हूं, जहां पर देखिए प्रेयर्स अभी कुछ बच्चों की हो गई है। शिफ्ट में इसलिए प्रेयर की जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके। हम कुछ बच्चों से बात करते हैं जो यहाँ पे प्रेयर्स में हैं, जो यहाँ पर आज पहले दिन पहुंचे हैं। कैसा दिन है पहला आज? इट्स वेरी नाइस टू कम हियर। बनारस में जब कोई बहुत दिनों बाद कोई शुरुआत करते हैं तो क्या कहते हैं? हर हर महादेव आप लोग कभी कर रहे थे? हर हर महादेव, यस। तो हर हर महादेव। तो अब कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद स्कूल्स मिले हैं, वो बहुत सारे फ्रेंड्स मिले हैं। आई एम फीलिंग वेरी नाइस टू कम हियर एंड मीट माय फ्रेंड्स। तो बिल्कुल हर हर महादेव के साथ जो है आगाज हो गया है, बच्चे फिर से स्कूलों में नजर आ रहे हैं। कानपुर की तस्वीर हमें बताइए अमित गंजू जी, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये किसी ईद से कम नहीं, अगर हम कहें तो बिल्कुल कैद थे बच्चे। देखिए, कोरोना की वजह से बच्चे घरों में कैद थे। निश्चित तौर पर ऑनलाइन क्लासेस जरूर हो रही थी, मगर वास्तविकता जानने के लिए इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम कानपुर के एक इंस्टीट्यूट में, जिसे वीरेंद्र स्वरूप कहते हैं, देखिए कैसे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। गेट पे इनकी स्कैनिंग बाकायदा हो रही है। स्कैनिंग करने के बाद बच्चों को यहाँ से आगे एक एक करके स्टेप बढ़ाया जा रहा है और इनके टीचर्स, हर सेक्शन के टीचर्स साथ खड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं। इनके चेहरे की रौनक बता रही है कि ये बड़े खुश हैं। कैसा लग रहा है स्कूल के इतने दिन की बंदी के बाद फिर स्टार्ट? सर बहुत खुश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे काटे इतने दिन? सर बहुत बोरिंग था सर, लेकिन अब स्कूल खुला है तो अच्छा बिल्कुल, अगर आप बच्चों से बात करेंगे और हर घर में कोई ना कोई बच्चा स्कूल जाने वाला होता है तो बिल्कुल बोरिंग था। बच्चे दरअसल थक चुके थे, लेकिन हाँ, एहतियात बरतना जरूरी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अलग अलग शहरों की जो तस्वीर है वो दिखाई। तो कुल मिलाकर जो है स्कूल खुल गए हैं। एहतियात दोनों को ही बरतने होंगे, स्कूलों को भी और बच्चों को भी। आगरा के थाना ताजगंज इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कई लोग छत के नीचे दब गए हैं, 2 लोगों की तो जान चली गई। धांधुपुरा गांव में एक मकान के अंदर बर्थडे पार्टी हो रही थी, तभी दूसरी मंजिल की छत लोगों के ऊपर गिर गई। इस पार्टी में करीब 20 से 25 लोग शामिल थे, सभी छत के मलबे के नीचे दब गए, जिनको प्रशासन और लोगों की मदद से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को उचित इलाज मुहैया कराएं। पे थाना ताजगंज के अंतर्गत दांतपुरा मोहल्ला में एक मकान में कुछ लोग छत गिरने से दब गया। उसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस सहित उसके साथ फायर सर्विस और हमारे एसपी सिटी सीओ लोग मौके पर तुरंत पहुंच के वहां से लोग को बचाने की कोशिश किया। उस पर कई लोग पुलिस ने बचा के हॉस्पिटल भिजवा दिया। उस पर लगभग 15-16 लोग हल्की फुल्की चोट में सब अपना अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था। कुछ लोग पदाई हॉस्पिटल में, कुछ लोग एसएन मेडिकल में हैं, कुछ लोग शांति एक दूसरा हॉस्पिटल में कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइएगा।
ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला 1 साल का मासूम खेलते समय 12वें फ्लोर से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई है। अफसोस की बात है कि बच्चे का जन्मदिन था कल। घर वाले उसकी तैयारी में लगे हुए थे और ये जो मामला है ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र का है, जहां की एक कासा ग्रीन सोसाइटी है, वहां पर ये घटना घटी है। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के एक मैसेज से सनसनी फैल गई। आरोप है कि छात्र ने अपनी ऑनलाइन क्लास ग्रुप में अपहरण का संदेश डाल दिया, जिसके बाद स्कूल से लेकर उस ग्रुप में जुड़े सभी लोग हैरान हो गए। जब इस मामले की साइबर सेल पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि जिस छात्र को ग्रुप से नहीं हटाने पर अपहरण की धमकी दी गई थी, उसी छात्र ने अपहरण का मैसेज डाला। इस खुलासे के बाद छात्र से पूछताछ हुई तो पता चला कोरोना की वजह से घर में कैद रहने से वो परेशान रहता था, इसलिए उसने अपनी क्लास ग्रुप में अपहरण वाला मैसेज डाल दिया ताकि उसको ऑनलाइन क्लास से छुटकारा मिल जाए। पुलिस ने बच्चे और परिवार वालों की काउंसलिंग कराकर घर भेजा। साइबर सेल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक गार्जियन ने शिकायत दी थी कि उनका जो बच्चा है वो ऑनलाइन क्लासेस करता है, तो उसकी ऑनलाइन क्लास की आईडी और पासवर्ड हैक करके उसे क्लास छोड़ने की धमकी दी जा रही है और उनके अन्य घरों के नंबर पे तमाम धमकी आ रही है कि बच्चे को क्लास छुड़वा दीजिए, नहीं तो उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया जाएगा। इस सूचना पे साइबर सेल ने जब जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल में ज्ञात हुआ कि ये काम लड़के द्वारा स्वयं किया जा रहा था। खबर आगरा से है। 25,000 का इनामी अरेस्ट हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश लूट कांड में ये फरार चल रहा था। 25,000 का इस पर इनाम घोषित था। थाना जगदीशपुर इलाके का ये मामला है। तो 25,000 का इनामी जो है अरेस्ट हुआ है और पुलिस मुठभेड़ में हालांकि ये घायल हो गया और लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। कई लूट कांड जो है इसने किए हुए थे। इटावा के ग्वालियर बाईपास के पास पुलिस की 4 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर अभिषेक उर्फ टाइगर समेत 4 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बदमाशों के पास से पुलिस ने जो है लूटी हुई बाइक बरामद की है। पुलिस ने सभी बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए एक सिपाही की याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस फोर्स में दाढ़ी नहीं रखने को लेकर डीजीपी ने एक सर्कुलर जारी किया था। इस आदेश की पालना नहीं करने पर अयोध्या के खंडासा में तैनात सिपाही मोहम्मद फरमान को निलंबित किया गया और चार्जशीट कर दी गई। फरमान ने निलंबन और चार्जशीट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने फरमान के निलंबन और चार्जशीट में दखल देने से इनकार कर दिया। और इसके पीछे सिपाही मोहम्मद फरमान ने दलील दी थी कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत मिले अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। सबको धार्मिक स्वतंत्रता के तहत दाढ़ी रखने का अधिकार है, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो कोर्ट में मोहम्मद फरमान ने अपनी याचिका के तहत डीजीपी के उस सर्कुलर के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसमें 26 अक्टूबर 2020 को डीजीपी ने आदेश दिया था कि पुलिस वालों को दाढ़ी रखने की छूट नहीं है, लेकिन उसके आदेश की अवहेलना करने पर सिपाही मोहम्मद फरमान को निलंबित कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने कोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी और अपने निलंबन और चार्जशीट को गलत ठहराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, प्रखर राष्ट्रवादी, जनप्रिय एवं जुझारू राजनेता, मूर्धन्य विद्वान, पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा।
स्वतंत्रता संग्राम के नायक अमर शहीद राजगुरु को सीएम ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट कर सीएम ने कहा, मां भारती के वीर सपूत प्रखर राष्ट्रभक्त महान क्रांतिकारी अमर बलिदानी शिवराम हरि राजगुरु जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपका राष्ट्र प्रेम युगों युगों तक हम सभी को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। भारत में जहां लगभग हर शहर पानी के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वहीं सबसे साफ शहर इंदौर को अब देश का पहला वाटर प्लस शहर भी घोषित कर दिया गया है। एक शहर को वाटर प्लस तब घोषित किया जाता है जब उसका गंदा पानी किसी नदी या तूफानी नाले में नहीं गिरता और उसके सीवर के पानी की रिसाइकलिंग और रीयूज किया जाता है। मिशन पानी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। वाटर प्लस का जो कॉन्सेप्ट है, मिनिस्ट्री ने खासकर महुआ ने इसको जब इंट्रोड्यूस किया, इसका उद्देश्य था कि म्यूनसिपल लिमिट में जितने भी हाउस होल्ड हैं या जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, चाहे वो कमर्शियल एंटिटीज़ हों या रेजिडेंशियल हों या अन्य इंडस्ट्रियल भी, उन सभी से निकलने वाला जितना भी सीवर है हम लोग उसको 100% ट्रीट करें और ट्रीटेड वाटर ही किसी भी तरीके की वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए। वाटर बॉडीज़ में भी रिवर स्ट्रेचेस हैं इंदौर के पास में 2, सरस्वती और कान। इसके अलावा 17 स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 20 to 21 पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं। जो हमारा टोटल सीवरेज जनरेशन है शहर का, लगभग 310 MLD के आसपास है, उसका 30% हम लोग ट्रीटेड वाटर का रीयूज़ करें। इसके अलावा जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो सैनिटेशन का काम करते हैं, वो सारे के सारे सीवर नेटवर्क से कनेक्टेड रहें। इसको ट्रीट करके नेक्स्ट हम लोग जितना भी हमारा स्टॉर्म वाटर है, कैच द रेन जो मिनिस्ट्री का एक मैंडेट है, उस पर काम करने का है ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम लोग पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकें। लगभग अगर आप देखेंगे तो पुराने इंदौर के आधे ट्यूबवेल्स, आधे से अधिक ट्यूबवेल्स ई कोली और अन्य बैक्टीरिया से पॉल्यूटेड रहते हैं। तो एक तो वाटर प्लस हो जाने से, क्योंकि अब ओपन सरफेस ड्रेन्स में गंदा पानी ट्रीटमेंट के बाद ही जा रहा है, इससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन अगले 6 महीने से साल भर में आप देखेंगे कि जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो यहाँ क्लीन हो जाएंगे और उनमें जो पॉल्यूशन है ई कोली का या अन्य बैक्टीरिया का, अन्य प्रकार वो पॉल्यूशन से फ्री हो जाएंगे वो। दूसरा, जो सरफेस में गंदा पानी जब बहता है तो कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, गंदगी या हेल्थ हैजार्डियस चीज़ों को लेकर मूव करता है। या जो इन नदी नालों के किनारे जो बसी हुई कॉलोनीज थी, बस्तियाँ थी, वहाँ के लोगों को डेफिनेटली ये हेल्थ जो हैजार्ड था वो दूर होगा और उसका फ़ायदा वहाँ के रहवासियों को मिलेगा। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। में भर्ती